मुद्दा सिर्फ मोदी के खिलाफ एक झूठा नैरेटिव फैला देने का है, तो फिर ओवैसी आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को उठाने से मना क्यों कर देते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन को राइट बताने वाले ओवैसी लेफ्ट कैसे निकल लिए? बात फिर वही घूम कर आती है कि ओवैसी भी जानते हैं कि इस देश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भावना कभी कमजोर हुई ही नहीं। तो क्या बात दरअसल उस मुस्लिम वोट बैंक की है जिसमें कथित सेक्युलर लॉबी की जान अटकती? बीते दिनों आई लव वाले बैनर्स को शहर शहर उठाकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि मोदी सरकार में मुसलमानों का आई लव मोहम्मद कहना भी मानो गुनाह हो गया। इसी लाइन पर मुसलमानों को उकसाने की भी खूब कोशिश हुई। ओवैसी, महबूबा, तौकीर रजा जैसे खुद को सो कॉल्ड मुसलमानों का नेता बताने वालों के बयान सामने आए। जोश जोश में तौकीर रजा कुछ ज्यादा आगे निकल गए तो कानून के शिकंजे में है। इस देश में आई लव मोदी बोल सकते बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? मैं बात करूंगा आई लव वाली उस वोट बैंक की राजनीति की जिसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठे। मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस देश का संविधान हर धर्म के लोगों को अपना धर्म जीने की आजादी देता है, लेकिन बीते दिनों आई लव वाले बैनर्स को शहर शहर उठाकर एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश हुई कि मोदी सरकार में मुसलमानों का आई लव मोहम्मद कहना भी मानो गुनाह हो गया। इसी लाइन पर मुसलमानों को उकसाने की भी खूब कोशिश हुई। ओवैसी, महबूबा, तौकीर रजा जैसे खुद को सो कॉल्ड मुसलमानों का नेता बताने वालों के बयान सामने आए। जोश जोश में तौकीर रजा कुछ ज्यादा आगे निकल गए तो कानून के शिकंजे में है। देखिए, एक बात बड़ी सावधानी और गंभीरता से समझने की जरूरत है कि जो खुद को मुसलमानों का हितैषी बताते हैं, क्या वो वाकई मुसलमानों का भला चाहते भी हैं? अगर मुद्दा सिर्फ मोदी के खिलाफ एक झूठा नैरेटिव फैला देने का है, तो फिर ओवैसी आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर को उठाने से मना क्यों कर देते हैं? फ्रीडम ऑफ रिलीजन को राइट बताने वाले ओवैसी लेफ्ट कैसे निकल लिए? बात फिर वही घूम कर आती है कि ओवैसी भी जानते हैं कि इस देश में फ्रीडम ऑफ रिलीजन की भावना कभी कमजोर हुई ही नहीं। तो क्या बात दरअसल उस मुस्लिम वोट बैंक की है जिसमें कथित सेक्युलर लॉबी की जान अटकती है? चिड़ उस भीड़ तंत्र के कमजोर पड़ जाने के है जो जब चाहता था सड़कों पर उतरकर अपनी बात मनवा लेता था। भाई, शाबानो केस में कांग्रेस सरकार ने कैसे कट्टरपंथी जमात के सामने घुटने टेक दिए थे, याद नहीं है पब्लिक को? आज ये सारी बातें आपसे करूंगा। समझने की कोशिश कीजिएगा कि क्या खुद को मुसलमानों का हिमायती बताने वाले, देश के लोकतंत्र को खतरे में बताने वाले, क्या वाकई उनका भला चाहते हैं? पहले ये रिपोर्ट देखिए। जब गाजा में आतंकी संगठन हमास करीब करीब घुटनों पर आ चुका है, जब इजराइल हमास के बीच जारी जंग में शांति की कोशिशों के आकार लेने की संभावनाएं तेज हैं, जब अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हमास को साफ चेतावनी दे दी है, अगर उसने शांति प्रस्ताव को स्वीकार करने में देर की तो सारी डील रद्द मानी जाएगी। मैं देरी बर्दाश्त नहीं करूंगा और अगर गाजा फिर से खतरा बना तो सब दांव पर लग जाएगा। जब मुस्लिम ब्रदरहुड वाला झांसा देकर पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौता करके खुद को भारत से सुरक्षित मान रहा है, जब भारत के सामने ट्रंप टैरिफ की चुनौतियां हैं, अहंकार में डूबे ट्रंप करीब 8% की रफ्तार से दौड़ती दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था को डेड करार दे रहे हैं और विदेशी जमीन पर पहुंचकर देश के नेता प्रतिपक्ष भारत के लोकतंत्र को खतरे में बता रहे हैं, तब कुछ और भी है जो इस देश ने पिछले दिनों देखा। देश के भीतर एक छोटी सी घटना को लेकर एक पूरा बखेड़ा खड़ा करने की भरपूर कोशिश की गई। आई लव वाली लाइन पर यूपी के कानपुर से उठी अफवाह को क्या शक्ति प्रदर्शन का जरिया बना दिया गया? मुसलमानों को भड़काने उकसाने की सियासत हुई, ये तक कहा गया कि मुसलमानों की धार्मिक आजादी छीनी जा रही है। क्या ये महज संयोग था या कोई सोचा समझा सियासी प्रयोग? आई लव वाली लाइन पर बरेली में हुए बवाल के रचनाकार
फिलहाल सलाखों के पार है। आरोपों के मुताबिक मोहब्बत के तराने छेड़ते मौलाना तौकीर रजा और उनके कारकुन ज्यादा उत्साही हो गए थे। इनके निशाने पर बरेली का अमन चैन था। अब योगी की पुलिस ने उन्हें चैन की बंसी बजाने के लिए जगह दे दी है और कुछ याद भी करा दिया है। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। बरेली हिंसा को 10 दिन बीत चुके हैं। अभी तक 128 आरोपियों में से 83 पकड़े जा चुके हैं। हिंसा में शामिल चेहरों के अवैध संपत्ति पर बुलडोजर एक्शन जारी है। योगी का संदेश बहुत सीधा है। आई लव मोहम्मद से किसी को कोई आपत्ति नहीं, पर हिंसा किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं। पुलिस बरेली हिंसा में शामिल जिन 3000 लोगों के नाम एफआईआर में दर्ज कर चुकी है, उन सब पर शिकंजा कसना तय है। हम लोगों की टीमें सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेस उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। हम लोगों का मेन फोकस उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में और जो वहां पे भीड़ एकत्र हुई उसको एग्रेसिव बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी। शांति प्रिय नारे के नाम पर शहर को अशांत करने की कोशिश जब हुई तो पुलिस ने एक्शन लिया, और जब कानून का डंडा चला तो ओवैसी भाईजान ने अपनी सियासी तरकीब आजमाई और पूरे मामले को अलग ही रंग देने की कोशिश की। ये कि देश में आई लव मोहम्मद लिखा पोस्टर लेकर चलना गुनाह हो गया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बीजेपी आज इस मुल्क में सबसे ज्यादा अगर किसी को निशाना बना रही है तो सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहती है। बीजेपी संविधान को कमजोर करना चाहती है। किसी के घर पर अगर बुलडोजर चलता है तो मेरे घर पर चलता है। मेरे नाम निहाद हमदर्दों के घर पर बुलडोजर नहीं चलता। अगर किसी बच्चे को आई लव मोहम्मद का पोस्टर उठाता है तो उसका पोस्टर छीन लिया जाता है। लेकिन वही पोस्टर जो कुछ लोगों ने उठाया था, जिसे लेकर ओवैसी मुसलमानों पर ज्यादती का राग अलाप रहे थे, उन्हें भड़का रहे थे, जब ओवैसी को थमाया गया तो कैसे भाईजान ने बैक गियर लगाया, ये भी देखना चाहिए। भारत में भला आई लव मोहम्मद कहने पर किसे ऐतराज हो सकता है। ये देश कोई इस्लामिक देश नहीं है जहां गैर मुसलमानों के धार्मिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या सोची समझी साजिश के तहत आई लव वाली लाइन पर माहौल बिगाड़ने की साजिश रची गई। कहीं साजिशकर्ता मुस्लिम ब्रदरहुड वाली लाइन पर तो काम नहीं कर रहे थे। क्या इसे महज संयोग कहा जाए कि जिस वक्त आई लव वाला शोर मचा, करीब करीब उसी टाइमलाइन पर यूपी एटीएस को एक ब्लैक डायरी मिली जिसमें मुजाहिदीन आर्मी का ब्लूप्रिंट मिला। यूपी एटीएस ने सबसे पहले मुजाहिदीन आर्मी के मास्टरमाइंड मोहम्मद रजा को केरल के मल्लापुरम से धर दबोचा। फिर उसके 4 गुर्गों को भी यूपी एटीएस ने गिरफ्तार किया। ये थे कासिम अली, सफील सलमान, मोहम्मद तौसीफ और अकमल। यूपी एटीएस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक यूपी में मुजाहिदीन आर्मी तैयार कर बहुत बड़ी साजिश को अंजाम देने का प्लान तैयार किया गया था, जिसके तहत मुस्लिम युवाओं का ब्रेन वॉश करना,
हिंसक घटनाओं के लिए उन्हें तैयार करना। यही नहीं, इनका लक्ष्य मुस्लिम लड़कियों को भी मुजाहिद बनाना था। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक इनकी सांप्रदायिक दंगे भड़काने की साजिश थी। यूपी एटीएस के सूत्रों के मुताबिक देश में अशांति फैलाने के लिए मुजाहिदीन आर्मी के ये दहशतगर्द काशी, मथुरा, हरिद्वार और ऋषिकेश जैसे सनातनी स्थलों के हिंदू धार्मिक नेताओं की हत्या की भी साजिश रच रहे थे। उनके टारगेट पे कौन कौन धार्मिक नेता थे, उनके नाम अभी पता नहीं चल पाए हैं, लेकिन मुजाहिदीन आर्मी का मोडस ऑपरेंडी जरूर पता चल गया है। यह हथियार के दम पर देश में शरिया का शासन स्थापित करने की साजिश कर रहे थे। तो क्या आई लव वाले प्रदर्शनों में जो सिर तन से जुदा के नारे लगे, वो समाज में तनाव पैदा करने की साजिश का हिस्सा थे? क्योंकि ये बात सबने कही कि आई लव मोहम्मद से भला किसे आपत्ति हो सकती है। इस बीच वोट बैंक वाले सियासी चेहरों ने भी मुसलमानों को भड़काने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। अगर जय श्री राम जबरदस्ती लोगों से बुलवा के वो ऑफेंस नहीं है, वो गुनाह नहीं, वो गलती नहीं है, तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहना, ये तो बिल्कुल ये हिंदू मुस्लिम करके ही इनको वोट मिलता है। 2014 के बाद से कट्टरपंथी जमातों और वोट बैंक की सियासत करने वालों को एक बात खटकती रही है, केंद्र में बीजेपी का शासन। क्योंकि सबका साथ सबका विकास के मंत्र से मोदी ने नए भारत की नई सोच को सामने रखा। वोट बैंक के तुष्टीकरण के बजाय संतुष्टीकरण वाले फार्मूले को दिया। नतीजा यह हुआ कि तीसरी बार केंद्र की सत्ता नरेंद्र मोदी को मिली। भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बना। वोट बैंक पॉलिटिक्स वाला दौर खत्म हो गया और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के गौरव से पूरा भारत भर उठा। तो वहीं बार बार लगातार सत्ता से बेदखली ने कईयों को बेचैन कर रखा है, और उनको भी जिनके इशारों पर कभी मजहबी लकीर पर एक मुश्त वोट सेकुलरिज्म के नाम पर एक तरफा गिरा करते थे। 2014 में कथित सेकुलर घेरेबंदी को देश की जनता ने नकारा और राष्ट्रवाद के सूत्र को साधा। तब से ही ब्रांड मोदी के नाम से विपक्षी खेमे में धुआं उठने लगता है। वोट बैंक के तुष्टीकरण में विपक्षी खेमे को दिक्कत मोदी के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बैकग्राउंड से हो जाती है, हिंदुत्व के विचारों और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के सूत्र से हो जाती है। वो बेचैन हो जाता है कि मोदी आधुनिक के साथ पुरातन वाला मंत्र क्यों दे रहे हैं। खुद कष्ट उठाकर दूसरों के दुख हरना, ये हर स्वयंसेवक की पहचान है। याद करिए 1962 के युद्ध का वो समय, संघ के स्वयंसेवकों ने दिन रात खड़े रहकर सेना की मदद की, उनका हौसला बढ़ाया, सीमा पर बसे गांवों में मदद पहुंचाई। एक बार पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम चित्रकूट गए थे। वहां उन्होंने नानाजी देशमुख जिस कार्य को कर रहे थे उस आश्रम स्थान को देखा था, वहां के सेवा कार्य देखे, वो हैरान रह गए थे। उसी प्रकार से पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी भी जब नागपुर गए तो वो भी संघ के अनुशासन, संघ की सादगी, उसको देखकर बहुत प्रभावित हुए थे। आरएसएस की सराहना प्रधानमंत्री मोदी किस बात के लिए कर रहे हैं? आरएसएस की सराहना क्या इस बात के लिए की जाए कि उन्होंने आजादी के आंदोलन में अपनी छोटी उंगली का छोटा नाखून नहीं कटाया? आज उनकी सराहना इसलिए करी जाए कि आजादी के आंदोलन में वो अंग्रेजों को माफीनामे लिखते थे, मुखबिरी करते थे। अगर कांग्रेस की बात मान लें तो आजादी की लड़ाई में अगर किसी ने भागीदारी की तो वो सिर्फ कांग्रेस थी। बीजेपी कहती है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का तमगा भी कांग्रेस ने बड़ी मेहनत से हासिल किया और आजादी के बाद वोट बैंक का संतुलन बनाकर एक परिवार सत्ता के सिंहासन पर जा बैठा। लेकिन वोट बैंक का चक्रव्यूह जब टूटा तो एक बार नहीं 3 बार
देश की जनता ने तुष्टीकरण को नकार कर मोदी के संतुष्टीकरण को चुना। और तब नेता प्रतिपक्ष विदेशी जमीन पर जाकर फिर कहते हैं देश का लोकतंत्र खतरे में है। The single biggest risk is the attack on democracy that is taking place in India. Because India has multiple religions, multiple traditions, multiple languages, and India actually is a conversation between all its people. And different traditions, different religions, different ideas require space. And that the best method for creating that space is the democratic system. And currently there is a wholesale attack on the democratic system in India. जिसने 100 साल से लोकतंत्र के लबादा ओढ़कर राजतंत्र को जीवित रखा है, वो लोकतंत्र पे भाषण दे, मुझे लगता है इससे ज्यादा हास्यास्पद और विडंबनापूर्ण उदाहरण नहीं हो सकता। तो शायद राहुल गांधी के मुताबिक देश का लोकतंत्र शायद तभी सुरक्षित होगा जब सत्ता में कांग्रेस आएगी। वैसे 80 के उत्तरार्ध में शाहबानो केस में तब की कांग्रेस सरकार ने कैसे वोट बैंक के दबाव के सामने घुटने टेके थे और सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक को बदला था, ये भी एक नजीर है देश में तुष्टीकरण पॉलिटिक्स की और कांग्रेस के लिए संविधान को लेकर की जाने वाली चिंता के सच की। देश के आजाद होने के बाद से एक दो चीजें बड़े आराम से देश के मुसलमानों तक आरएसएस को लेकर पहुंचाई कि संघ मुसलमानों का दुश्मन है। अगर आरएसएस और बीजेपी सत्ता में आए तो मुसलमानों का जीना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि जब 2014 में केंद्र में आने के साथ पीएम मोदी ने सबका साथ सबका विकास का नारा दिया, विपक्ष ने कहा भाई ये तो गड़बड़ हो गया, अगर सबका साथ सबका विकास हो जाएगा तो फिर राजनीति कैसे चलेगी? ऐसे तो सत्ता में कभी लौट ही नहीं पाएंगे, क्योंकि 2014 से पहले एक मुश्त गिरने वाला 17-18% वोट बैंक कथित सेक्युलर गोलबंदी करके सरकारें बनाने का फॉर्मूला था। तो क्या 2014 के बाद से ही इस नैरेटिव को और मजबूत करने की मुहिम में पूरा इकोसिस्टम लग गया? अवार्ड वापसी गैंग से लेकर आई लव वाले बवाल तक एक खास इकोसिस्टम का सूत्र क्या एक ही चल रहा है कि किसी भी तरह इंटरनेशनल स्तर पर इस बात को फैला दिया जाए कि भारत में मोदी सरकार के दौर में मुसलमानों पर ज्यादती हो रही है। भाई आप याद कीजिए ना, विपक्ष के नेता राहुल गांधी विदेश दौरे पर कई बार इस बात को कह चुके हैं। सवाल यह है कि क्या मुस्लिम वोट बैंक को अपनी जागीर समझने वाले कुछ नेताओं ने आई लव वाले बवाल को इसलिए हवा देने की कोशिश की थी क्योंकि मंशा पॉलिटिकल आई लव वाली लाइन पर उठाया गया बवाल खत्म हो चुका है, लेकिन देश को सचेत रहने की जरूरत तो है। समझना यह भी जरूरी है कि किसी के बहकावे में हम किसी जहरीली साजिश का शिकार न हो जाएं, क्योंकि देश की तरक्की और देश की प्रगति भीतर ही नहीं बाहर भी कईयों की आंखों में शीशे की तरह उतर रही है। देश के भीतर सरकार के हर मुद्दे और हर फैसले का विश्लेषण कट्टरपंथी जमात वाले चेहरे अपने सियासी नफा नुकसान के पैमाने पर करते हैं, न कि देश के मुसलमानों के फायदे को लेकर। जो खुद को मुसलमानों का हमदर्द बताते हैं और लोकतंत्र के खतरे में होने का दावा करते हैं, उनके दौर और मोदी के दौर में दंगों के आंकड़ों पर जरा गौर कर। एनसीआरबी के मुताबिक यूपीए सरकार के समय दंगे बढ़े थे। 2004 में 59,971 दंगे दर्ज हुए थे, जबकि 2014 तक ये संख्या 66,042 तक पहुंच गई थी। लेकिन 2023 तक दंगे घटकर 39,260 रह गए, यानी दंगों में 40% की कमी आई मोदी सरकार के दौरान। इतना ही नहीं, बीजेपी तो यहां तक दावा करती है कि कांग्रेस के दौर में आंतरिक सुरक्षा तक को नजरअंदाज करते हुए कई जगहों की डेमोग्राफी तक बदल दी गई। कांग्रेस ने वोट बैंक के लालच में असम के डेमोग्राफी का संतुलन बिगाड़ दिया। अब बीजेपी सरकार असम के लोगों के साथ मिलकर इस चुनौती का मुकाबला कर रही है। हम घुसपैठियों से आपकी जमीनों को मुक्त करा रहे हैं। बीते 11 वर्षों में जो भी योजनाएं देश के नागरिकों के लिए पीएम मोदी ने बनाई, उन योजनाओं को लागू करने में कोई भेद धर्म के आधार पर नहीं किया गया।
अगर सिर्फ बैंक खातों की बात करें तो देश के सबसे गरीब 20% लोगों में से कितनों के बैंक खाते खुले हैं, इस पर नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के धार्मिक आधार पर आंकड़ों को देख सकते हैं। 2015-16 में 75% हिंदुओं का बैंक खाता था, लेकिन 2019-21 में यह बढ़कर 93% हो गया, यानी 5 साल में 18% नए बैंक खाते खोले गए। इसी तरह मुस्लिम समाज में 2015-16 के दौरान 66% मुसलमानों के बैंक खाते थे, लेकिन 2019-21 में बढ़कर ये 92% हो गए, यानी 5 साल में 26% बैंक खाते बढ़ गए। इसके अलावा जनधन योजना में 42% बैंक खाते मुसलमानों के। सरकारी योजनाओं का लाभ मुसलमान भी ले रहे हैं और हिंदू भी ले रहा है, लेकिन सभी लोगों को दिया जा रहा है। जो हिंदू को दिया जा रहा है वो मुसलमानों को दिया जा रहा है। तो सारी योजनाओं का सबको लाभ मिल रहा है। लाडली योजना का मिल रहा है, मकान जो बन रहा है उसका योजना मिल रहा है, हिंदू मुसलमान सिख सबको मिल रहा है। आप जमीनी पे उतरे तो मालूम तो करें, जिनके 40-50 साल से मकान नहीं बने थे उन लोगों के मकान सरकारी योजनाओं मिले। हमारे सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उन सब का लाभ अगर सबसे ज्यादा कोई ले रहा है तो हमारा मुस्लिम समाज ले रहा है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कहीं कहीं है, इस बात तो है, ठीक है, कहीं कहीं है। वो भेदभाव से अलग हट करके मैं कह रहा हूँ। बीपीएल हो, एपीएल हो या अंत्योदय में हो, सभी अनाज हर मुसलमान को दे दिया जा रहा है। और योजनाओं में भेदभाव? हाँ, नहीं, कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। योजनाओं में भी कोई भेदभाव नहीं हो रहा है। योजना तो केंद्र का योजना है या राज्य का योजना है, वो रोड बना है तो सबके लिए बना है। अगर इंदिरा आवास मिला है तो हम बेगूसराय से हैं, तो हमारे यहाँ आप जाइएगा, अगर एक मोहल्ले में, गैर मोहल्ले में अगर 200 मिला है तो हमारे मोहल्ले में भी अगर आबादी है 200 से कम नहीं मिला है। दरअसल मुद्दा नए भारत के साथ चलने का है। 3 तलाक कानून से लेकर वक्फ कानून में संशोधन के पीछे मुख्य वजह रही मुस्लिम महिलाओं और पिछड़े मुसलमानों को वक्फ की संपत्ति का फायदा दिलाना, जिस पर मुस्लिम समाज के मुट्ठी भर मौलानाओं या फिर खुद को मुसलमानों का नेता कहने वालों ने कब्जा कर रखा था। जब से बदलावों का ये दौर शुरू हुआ तब से कट्टरपंथी जमात में खलबली मची और बार बार पीएम मोदी के हर कदम को इस्लाम में हस्तक्षेप बताया गया। देखिए, सच ये है कि एक लॉबी तब से परेशान है जब से 3 तलाक कानून आया। मुस्लिम महिलाओं को सुरक्षा दी गई, इसे लेकर मुस्लिम महिलाओं ने पीएम मोदी को खूब उनकी तारीफ की, उन्हें भर भर के धन्यवाद दिया। तब साउथ से एक हिजाब को लेकर देश में चलाने की कोशिश की। कहते हैं कि हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाई जा रही है, इस्लाम धर्म के नियमों में हस्तक्षेप हो रहा है। लगा पूरे देश में बवाल मच जाएगा, मुस्लिम महिलाएं सड़कों पर आ जाएंगी, 3 तलाक कानून से बनी पीएम मोदी की पॉजिटिव इमेज एक झटके में धुल जाएगी। पर वो तीर भी खाली चला गया। इसके बाद वक्फ कानून संशोधन को लेकर बवाल काटने की कोशिश हुई, क्योंकि इसमें मुस्लिम महिलाओं को वक्फ बोर्ड में अधिकार मिल रहा था। तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हुआ, हल्ला मचाया कि इस्लाम खतरे में, मस्जिदें मदरसे छीनने का प्रयास सरकार कर रही है। पूरे देश में मीटिंग्स पे मीटिंग्स हो गई, लेकिन इस पर भी मुसलमानों का साथ जमात के नेताओं को नहीं मिला, क्योंकि मुस्लिम समझ चुके थे कि ऐसा कुछ है ही नहीं। पेट में दर्द उनके हो रहा है जिन्हें वक्फ की संपत्ति को हड़पा हुआ है, तो वो दांव भी चला गया। अब आई लव वाले लाइन पर माहौल गरमाने की कोशिश हुई। यूपी में जो लोग भूल गए थे कि राज किसका है, उन्हें योगी ने बता दिया। अब बुलडोजर चल रहे हैं। कहने का मतलब है कि टूल किट का हिस्सा बनने से पहले सावधान होना जरूरी है, और यह बात दोनों तरफ के लिए। संभल की मस्जिद का जो मुकदमा चल रहा है, इस तरह का कानून बना दिए। अब तो हम हमारी मस्जिद को भी जाने से छीनना चाह रहे। हमारी मस्जिद नहीं थी, कोई और है। अब हद तो यह हो गया कि इस देश में आई लव मोदी बोल सकते, बट आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं बोल सकते। कहां लाके जाएंगे इस मुल्क को आप? आई लव मोदी बोलो, कोई इतराज नहीं, पोस्टर लगाओ, खुश हो जाएंगे। मीडिया के लोग 10 आके बोलेंगे, अब एक 10 बुरखापोश खवातीन को रखो, एक 3-4 को रखो, दाढ़ी टोपी, देखो ये लोग लेके चल रहे। मगर अगर वही लोग आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले, नहीं ये ठीक नहीं। क्या करना चाह रहे आप इस देश का? अगर देखें तो वोट बैंक और मुस्लिम ब्रदरहुड वाली लाइन पर कथित सेकुलर और ओवैसी मार्का राजनीति का मजहबी फॉर्मूला भी कुछ वैसा ही रहा जो अराजकता में सियासी अवसर खोजता है। वक्फ बिल को लेकर मुसलमानों को भड़काना
3 तलाक को मुस्लिम पर्सनल लॉ में इंटरफेयर बताना, सीएए पर झूठ फैलाना, हिजाब का मुद्दा मस्जिदों को खतरे में बताना, यूसीसी पर झूठ फैलाना, उकसाना और पुलिस और कानून व्यवस्था का मखौल उड़ाना। जब सारे डॉट्स को आप जोड़ते हैं तो कुछ अलग ही तस्वीर बनती दिखती है, जिसमें एक सवाल उभरता है कि क्या स्थायी सरकार, वैश्विक मंच पर तेजी से उभरता भारत और मोदी का विकसित भारत का सपना उन लोगों को बेचैन कर रहा है जो अब भी आगे आने वाले कई सालों में भी अपने लिए सत्ता की गुंजाइश खत्म देख रहे हैं? क्या विदेशी धरती से लोकतंत्र खतरे में है वाली लाइन बार बार उठाकर कोई संकेत कहीं और दिया जा रहा है? क्या यह संकेत उनके लिए है जिनको 7.8% की रफ्तार से दौड़ती भारत की इकॉनमी खटक रही है, जो भारत की इकॉनमी को डेड बताते रहे और सत्ता को बेचैन कुछ लोग उनकी हां में हां मिलाते हैं? क्या इसे महज संयोग माना जाए कि देश के भीतर आई लव वाली लाइन पर बवाल करने की साजिश रची जाती है, तो दूसरी तरफ मुजाहिद आर्मी बनाकर हिंसा फैलाने की साजिश रचने वाले मोहम्मद रजा की काली डायरी में कौम खतरे में है वाला संदेश डिकोड होता है? इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या देश को अस्थिर करने की साजिश दो तरफा हो रही है? दुनिया में मुसलमानों की आबादी करीब 2 अरब बताई जाती है, यानी दुनिया की कुल आबादी का करीब 20 से 25%। कई यूरोपीय देशों में इस्लामिक कट्टरपंथ वहां की कानून व्यवस्था के लिए एक बड़ी चुनौती बना है। यूरोप में सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी फ्रांस में है, जहां इस्लामिक कट्टरपंथ से प्रेरित कई बड़े आतंकी हमले हुए हैं। इसके अलावा बेल्जियम, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, स्पेन, स्वीडन और नीदरलैंड तक इस्लामिक कट्टरपंथ और मुस्लिम ब्रदरहुड वाली लाइन के जोखिम को उठा रहे हैं। असल मुद्दा धर्म या मजहब नहीं, असल मुद्दा है कट्टरपंथ। इस बात को समझना होगा कि कट्टरपंथी लाइन पर चलते इस्लामिक देशों का हाल क्या हुआ है, फिर चाहे वो पाकिस्तान हो, सीरिया हो, लीबिया हो या फिर बांग्लादेश। असल मुद्दा है अपनी पहचान के साथ बदलते दौर में खुद को बदलना और चलना। यही नए भारत का मंत्र है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।